आज हम नया चैप्टर शुरू करने लगे जो कि है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। इसके ऊपर हमारे पास दो चैप्टर हैं। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इसके ऊपर हमारे दो चैप्टर हैं। एक है चैप्टर नंबर 5 और एक है हमारे पास चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 5 को अगर हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करें, उसमें क्या क्या बनता है हमारे पास। एक आता है सिंपल इंटरेस्ट और सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा एक एनवीटी भी है वो, लेकिन एनवीटी को हम चैप्टर नंबर 6 के ही एतबार से ज्यादा देख रहे होंगे क्योंकि ज्यादातर वो डिस्काउंटिंग में इस्तेमाल होता है। अब चैप्टर नंबर 6 का जो बेसिक है ना, वो क्या है, डिस्काउंटिंग। अब ये वो वाला डिस्काउंट नहीं है जो आपको मिल रहा होता है कि 50% ऑफ। ये वो वाला डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंटिंग किस चीज को कहते हैं कि आपको फर्ज करो 5 साल के बाद 1 लाख रुपया मिलना है। अब 5 साल वाली वैल्यू को अगर हम आज की वैल्यू में लेके आ रहे हैं, यानी प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू को हम लेके आ रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास बेसिक दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ डिस्काउंटिंग, या इसको क्या कहते हैं हम, डिस्काउंट फैक्टर के साथ डिस्काउंटिंग, डीएफ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एनवीटी फैक्टर के साथ डिस्काउंटिंग, एएफ। इसके बाद हमारे पास एक चीज आती है एनपीवी। ये बेसिकली क्या होती है कि आपको एक सीरीज ऑफ इवेंट दिया हुआ है, यानी कि एक साल में आपको फर्ज करो ईयर 0 पे आप खड़े हो, यानी आज। अब ईयर 1 पे आपको एक वैल्यू मेरी है, फर्ज कर लेते हैं हम 1 लाख। ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। अब यहाँ पे हमें मेरी है 1.5 लाख। इधर हमें मेरी है 75,000, 75,000। इधर हमें मेरी है 80,000। अब अगर हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये तो हमारे पास कितनी बड़ी अमाउंट आ जाएगी, लेकिन हमने क्या करना है, इन सबको यहाँ पे लेके आना है ईयर 0 पे, कि हमें आज की तारीख में असल अमाउंट कितनी मेरी है। अब इस प्रोसेस को लाने में क्या क्या, इस प्रोसेस का क्या नाम होता है, डिस्काउंटिंग। और इन सारों की अगर हम डिस्काउंट करके लेके आते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, एनपीवी। अब एक हमारे पास डिस्काउंटिंग का मजीद टूल होता है जिसको एडवांस टूल कहते हैं, आईआरआर। आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये क्या चीज होती है कि अगर आपके पास डिस्काउंटिंग फैक्टर है ना, इसमें भी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन होगी, इसमें भी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन होगी। ये एनपीवी बजाते खुद अपना कोई अलग मेथड नहीं है, ये इन्हीं दोनों को मिलके बनता है एनपीवी। अब आईआरआर में क्या आपने करना होता है, आपने 2% खुद से ज्यूम करनी है, उधर से आपने सिंगल परसेंटेज निकालनी है कि ये वाला जो है बेसिकली इस रेट से हमें मिल रहा है। आज हमने क्या करना है, हमने चैप्टर नंबर 5 को शुरू करना है, सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने आज कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, एक बार ये लेक्चर ले लिया क्लास में, एक बार इसको घर में रिवाइज कर लेना, यानी रिकॉर्डिंग ले लेना चाहे, या जो नोट्स होंगे उनको एक बार पढ़ लेना। उसे क्या होगा कि ये वाला जो चैप्टर है ना आपका, चैप्टर नंबर 5 और 6, चैप्टर 5 और 6 ये मिला के आपको तकरीबन 20 से 25 मार्क्स क्योर करा सकते हैं। अब क्यूएम का जो मेरा पेपर हुआ था ना, उसमें मुझे सबसे अच्छा यही आता था, ये वाला पोर्शन आता था फाइनेंस वाला। और इसके मुझे आए थे 30 मार्क्स। और 30 मार्क्स मुझे कंफर्म थे कि 30 यहाँ से आ गए, और यह ये ऐसे ही हुआ था, 30 मैंने यहाँ से सिक्योर किए थे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी थी। प्रोबेबिलिटी के हमारे पास तब चैप्टर ज्यादा अजीब होते थे, मुश्किल होते थे, अब थोड़े इजी हैं। यहाँ से प्रोबेबिलिटी से तकरीबन मेरे आए थे 15 मार्क्स का क्वेश्चन थे। उसमें से जो 5 मार्क्स का था ये तो मैं छोड़ दिया था, नहीं सॉल्व हो रहा था। 10 मार्क्स मैंने यहाँ से सिक्योर किए, 40 हो गए। बाकी अब पीछे कितने रह जाते हैं, 10। अब ये ले 10 जो है ये मैंने बाकी के मार्क्स में से सिक्योर किया था, बाकी जो 55 मार्क्स है इधर से मैंने 10 सिक्योर करने थे। तो आपको कहने का मतलब ये है कि आपने ये वाला जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इसको ध्यान से करना है। आपका पूरा क्यूएम का मैथ्स पोर्शन एक तरफ, मैथ्स अगर 50 मार्क्स का है ना, तो उसमें से जो बाकी का मैथ है, एक फाइनेंशियल मैथ है, ये चैप्टर नंबर 5 और 6, 25 मार्क्स का तकरीबन आपको ये आना है। और जो अदर है, इसके अलावा जो बाकी के सारे चैप्टर्स हैं उसमें से तकरीबन 25 मार्क्स आ रहा होगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप खुद देख लो कितनी है। करते हैं इसको शुरू।
सबसे पहले हमने चैप्टर का इंटरव्यू का ओवरव्यू लेना है कि बेसिकली इसका मतलब होता क्या है। देखो हमारे पास चैप्टर 5 की भी बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 की। इसका नाम क्या है हमारे पास? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। अब फाइनेंशियल लफ्ज कहाँ से निकला है? फाइनेंस से। फाइनेंस का बेसिकली क्या मतलब होता है? फाइनेंस दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है पैसा, या कैश और कैश और इक्विवेलेंट। और सेकंड फाइनेंस क्या होता है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट। आईटीआई पढ़ ली हुई है अगर, तो आपको एक क्लास पढ़ा होगा कैपिटल। जो कैपिटल होता है ये भी हमारा क्या होता है? फाइनेंस। कैश है इक्विवेलेंट, ये भी क्या होता है? हमारा फाइनेंस। और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? हमारे एसेट। ठीक है। ये फाइनेंस के दो हिस्से होते हैं फाइनेंशियल। अब मैथमेटिक्स का क्या मतलब होता है? मैथमेटिक्स कहते हैं हिसाब किताब को। अब कैश है इक्विवेलेंट और इन्वेस्टमेंट के हिसाब किताब को हमने कहाँ पे पढ़ना है? चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में। ये ले चैप्टर की मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दूं। एक तो पीआरसी 2 में है, पीआरसी 2, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्यूएम। इधर आपका तकरीबन 25 मार्क्स आ रहे होते हैं, दो चैप्टर्स मिला के, एक चैप्टर नहीं, दो चैप्टर मिला के। इसके बाद अगर आप जाते हो ना, इवन ये पीआरसी जो है आईटीए वाला, आईटीए में भी इसकी अच्छी खासी टेस्टिंग हो रही होती है। वो कैसे टेस्टिंग होती है? वो इस तरह टेस्टिंग होती है इसकी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। डेप्रिसिएशन के लिए भी आपने ये फॉर्मूला लगाओगे ना, उससे भी निकल आती है डायरेक्ट। अब कैफ के इसके जो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट हैं, जिसमें FAR 1 आता है और FAR 2, दो ये। इसके बाद CM है। यहाँ पे इनके रच रच के इस्तेमाल होना है। इसके बाद एक आता है MFA। अब MFA में तकरीबन 50 मार्क्स जो है ना, यानी जो मेरे ये फाइनेंशियल पोर्शन है। अब फाइनेंशियल पोर्शन का 50 मार्क्स में से आपके जो होते हैं अबाउट 20 to 25 मार्क्स, वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल, या कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल, CPA को कहते हैं। यहाँ पे ये टेस्ट हो रहा होता है। उसमें है क्या, सारी आपने डिस्काउंटिंग करनी है कि आपको 10 सालों के बाद इतना इतना पैसा आपका ये वाला प्रोजेक्ट निकाल के देगा। आपने बताना है कि हम लोग ये वाला प्रोजेक्ट अभी चलाएं, अभी ये वाली मशीन लेके आए या ना लेके आए। बस आपने ये बताना है। तो अगर आपकी इसके ऊपर ग्रिप अच्छी हो जाएगी, आपका MFA भी क्लियर हो जाएगा इजीली। इसके बाद एक पेपर आगे आता है CFAP में, BFD। वो MFA का बड़ा भाई है। अब यहाँ पे भी सारा कुछ क्या हो रहा होगा? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ही सारा हो रहा होता है। ये क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस एंड डिसीजंस, कि आपने बिजनेस फाइनेंस कैसे रेज करनी है। इसके बाद एक होता है पेपर CFAP 1 अकाउंटिंग का, वहां पे भी ये यूज हो रहा होगा। इन शॉर्ट जो भी आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना, वहां पे इसकी इम्प्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन आनी ही आनी है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट QM के ये वाले चैप्टर के बगैर नहीं चल सकता। हाँ, एक होता है प्रोजेक्ट, ये प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन। इसकी सिर्फ यहाँ तक ही है, ये आगे जाके यूज नहीं होगा। इक्वेशन वाला जो चैप्टर है, ये भी तकरीबन यहाँ तक ही है, इसके आगे जाके यूज नहीं होता। इसके अलावा स्टैट्स का जो आगे है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। वो भी क्या यूज होता है उसका? एवरेजेस। एवरेजेस के अलावा उसकी यूज होती हैं अ, हमारे जमाने में एक होता था उसका ना, इंडाइसिस वाला चैप्टर। वो वाला थोड़ा बहुत यूज हो जाता है। अब वो मेरे ख्याल से खत्म हो गया, लेकिन इसको हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे जाके यूजेज है काफी। इसके अलावा QM का आपको अच्छा कोई चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं इसके हिस्से देखना। तो इसके दो हिस्से हैं। एक है सिंपल इंटरेस्ट, एक हिस्सा है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का, और एक हिस्सा है हमारे पास कंपाउंड का।
ये दो हिस्से हैं। अब इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके पास? कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ने भी बस इसी चैप्टर कहता है कि सिमानों ने आगे से इतना यूज नहीं हो रहा होता, ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट यूज हो रहा होता है। इवन आपका ये जो चैप्टर नंबर 6 है, यहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट की इंप्लीकेशन है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे ही चैप्टर 5 में खत्म हो जाता है। अब शुरू करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं एसआई से। इसके हम देख लेते हैं पहले फॉर्मूले, फिर ये होता है कि हम वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं। दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला आपको आएगा प्रेजेंट वैल्यू का, एक फॉर्मूला आपको आएगा फ्यूचर वैल्यू का। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू एन। और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आई एन। अब हमने देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा सूद होता है, ऐसा इंटरेस्ट होता है जो आपको हमेशा सेम लेवल ऑफ प्रिंसिपल पे मिलता है। सेम लेवल ऑफ प्रिंसिपल। अब बात आती है कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड और बोरोड। जैसे आपके पास ज्यादा पैसे आ गए, फर्ज कर लेते हैं हम 10,000 आपके पास आ गया। अब आपने कहा कि यार 10,000 मैं बैंक में रखने लगा ताकि मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिले। अब ये जो 10,000 आपने बैंक पे रखा है ना, जो हम एग्जांपल क्या लेके चल रहे हैं, 10,000 की। अब ये जो 10,000 आपने बैंक में रखा है, अब ये 10,000 आपका क्या है? प्रिंसिपल है। इसके बाद हमारे पास अगली वैल्यू आती है आई। आई किसको कहते हैं? इंटरेस्ट को। अब इंटरेस्ट बेसिकली क्या है, या इंटरेस्ट रेट क्या है? ये वो रेट होता है, रेट एट विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है? इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट वो होता है, ऐसा रेट होता है जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सूद हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जैसे इधर हम ले लेते हैं 10%, कि हमें सालाना सूद मिलेगा 10% के हिसाब से। अब ये जो रेट होता है ना, इंटरेस्ट रेट, ये अक्सर आपको क्या दिया होता है? पर एनम। लफ्ज लिखा होगा पी ए, पर एनम। अब अगर आपने इसका मंथली इंटरेस्ट रेट निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? एनम में 12 महीने होते हैं, आप इंटरेस्ट रेट को 12 पे डिवाइड कर लोगे। जैसे अब हमने मंथली रेट निकालना है 10 का, तो इसको क्या करेंगे? 10 को 12 पे डिवाइड कर लेंगे, तो वो हमारे लिए क्या आ जाएगा? मंथली रेट आ जाएगा। इसके बाद एंड पे क्या है हमारे पास? एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म या पीरियड। इसको ईयर नहीं कहना, नंबर ऑफ ईयर इसको कभी भी नहीं लिखना। उसकी रीजन क्या है कि देखो, आप कभी इस तरह भी तो हो सकता है कि आपने 6 महीने के लिए पैसा जमा कराया, तो 6 महीने को आप क्या कहोगे? आधा साल? नहीं, इसको हम क्या कहेंगे? हमने इसको 6 महीने के लिए ही जमा कराया। या अगर हम कहते हैं कि हमने 2 महीने के लिए जमा कराया, तो अब इसको साल में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसलिए आपने एन के साथ क्या याद रखना है? नंबर ऑफ टर्म, कि ये कितनी देर के लिए हम लोगों ने पैसा जमा कराया। टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज लेंड और बोरोड। लैंड का क्या मतलब होता है? देना, उधार देना। और बोरोड का क्या मतलब होता है? उधार लेना। अब लैंड की जगह पे आप लफ्ज इन्वेस्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हो, बोरोड की जगह पे आप लफ्ज और कोई यूज नहीं कर सकते।
इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है, बिल्कुल भी याद नहीं करनी, क्योंकि आपको एग्जाम डेफिनेशन कभी भी नहीं पूछेगा एग्जामिनर। आपसे क्या पूछेगा, ये फॉर्मूले लगा के आपने आंसर बताने होंगे। फॉर्मूले लगाओ, आंसर बताओ। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग अलग करने की वजह क्या पेश आई, उसको हम लिखते हैं इधर डब्बा बना के, और उसके लिए हम कर लेते हैं कलर चेंज अपना। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है, हमेशा इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा। यानी जितना हम लोगों ने 10,000 लगाया ना, ये 10,000 के ऊपर ही हमेशा हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा होगा। ये नहीं है कि एक साल 10,000 कैलकुलेट हुआ, हमें 1,000 इंटरेस्ट मिला, तो अगले साल हम 11,000 पे कैलकुलेट करेंगे। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हमने 10,000 लगाया हुआ है, हमें एक साल के बाद भी 10,000 पे ही इंटरेस्ट मिलेगा, हमें 10 साल के बाद भी 10,000 पे ही इंटरेस्ट मिल रहा होगा, अनटिल अनलेस हम उसको विड्रॉ करवा के ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, अब बात आती है इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है और फ्यूचर वैल्यू क्या होती है। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली कहते हैं, इसके लिए हम कलर अगेन चेंज कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली हम कहते हैं कि आज की तारीख में, यानी हम कहते हैं कि यार चलो हम 10,000 इन्वेस्ट कर देते हैं, 10,000 हमारे पास पड़ा हुआ है, आप हमें कितनी वैल्यू दोगे। वो कहता है कि यार मैं आपको 10% दूंगा एक साल के लिए, फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला बनेगा, SI = P/I N। हमारे पास P कितना है, 10,000। I कितना है, 10/100। 10% को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 10/100 मल्टीप्लाइड बाय साल कितने हैं, 1। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया, 1,000। ठीक है, कैलकुलेटर है तो इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लो, ये क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी से जल्दी से। ठीक है, कोई बात नहीं, कर। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर वैल्यू की। अब फ्यूचर वैल्यू क्या होता है कि आपको, जैसे हम लोगों ने एक साल लिया ना, तो एंड ऑफ टर्म, हमारी टर्म कब एंड हो रही है, एक साल के बाद। एंड ऑफ टर्म क्या अमाउंट, इसकी चीनी राइटिंग की हुई है। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है कि आपके टर्म के एंड पे आपको कौन सी अमाउंट या कितनी अमाउंट वापस आ रही होगी। इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू। अब हमने देखा है इसको, फ्यूचर वैल्यू को निकालने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो हम लोगों ने ये फॉर्मूले से निकाल लिया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकाल लिया, इसको अगर हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, हमारी क्या बन जाएगी, फ्यूचर वैल्यू। 10,000 हमारा प्रिंसिपल था,
इसमें हम 1,000 कर देते हैं ऐड। तो ये क्या बन जाएगा? 11,000। यानी हमें 1 साल के बाद 11,000 रुपया वापस मिलेगा। हम उसे 1,000 दे, हम उसे 10,000 देंगे, वो हमें 1,000 ऊपर दे के टोटल 11,000 वापस कर देगा। इसके अलावा अगर इसको फॉर्मूला से सोल्व करना चाहे तो फॉर्मूला से कैसे सोल्व होगा? SI इज इक्वल टू P इंटू 1 + IN। P क्या है हमारे पास? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 10/100 मल्टीप्लाइड बाय n क्या है हमारे पास? 1। ठीक है। अब इसको जल्दी से सोल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। चेक करो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट समझ आ गई? कोई मसला सिंपल इंटरेस्ट में? एन की वैल्यू 1 हम लोगों ने एज्यूम की हुई है। ये वैसे ही हम फिगर्स एज्यूम करके चल रहे हैं। हमने 1 साल के लिए पैसा लगाया है ना। तो 1 साल के लिए पैसा लगाया, इसका मतलब है कि एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स 1 ईयर है। हम 2 साल के लिए लगाएंगे तो N2 हो जाएगा। 3 साल के लिए लगाएंगे N3 हो जाएगा। हमने एज्यूम किया है वैल्यू सारी। इसके अलावा ये जो इंटरेस्ट है ये 10% वाला, ये भी हमने एज्यूम किया। ये सारी फिगर्स एज्यूम्ड है। ये भी एज्यूम्ड है, ये भी एज्यूम्ड है, और ये 1 किधर गया? ये भी एज्यूम है। सारा कुछ हम लोगों ने एज्यूम करके चल रहे हैं आज। और कुछ मसला सिंपल इंटरेस्ट में? यहां तक रखे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कर लें शुरू आज। चलो ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं। इसकी इलस्ट्रेशंस में आपको क्वेश्चन बैंक में से एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ। उसको होमवर्क में आपने ट्राई करके आना है। बाकी कल इस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर इन दोनों की इलस्ट्रेशंस करते हैं। सेशन 2 मंथ्स का है। जो सेशन ये वाला है ना,